7 मई 1697 इस दिन स्टॉकहोम के ट्री क्रॉनर रॉयल पैलेस में भयानक आग लग जाती है। कहते हैं कि इस घटना में करीब 24,000 किताबें और 1,000 से ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जलकर राख हो गई थी, जिससे यहाँ के रॉयल लाइब्रेरी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। पर एक किताब ऐसी भी थी जिसका इतनी भीषण आग बाल भी बाका नहीं कर पाई, क्योंकि इसको समय रहते हुए खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। और ये किताब इतनी विशालकाय थी कि इसने नीचे खड़े एक इंसान को घायल भी कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ कॉडेक्स गीगास की, जिसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। कोई नहीं जानता था कि उस ट्री क्रॉनर रॉयल पैलेस में आखिर आग कैसी लगी थी, पर एक्सपर्ट्स की माने तो इसका रीज़न खुद ये बुक कॉडेक्स गीगास ही थी। इतिहास में ये जिसके पास भी आई उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ज़रूर हुआ, और इसीलिए इसे दुनिया की मोस्ट डेंजरस बुक भी कहा जाता है। लेकिन कॉडेक्स गीगास की जर्नी से ज़्यादा खतरनाक इसका ओरिजिन रहा है। हरमन को जिंदा बचना है तो उन्हें एक रात में एक ऐसी बुक लिखनी होगी जिसमें दुनिया का पूरा ज्ञान हो, जो प्रैक्टिकली एक इम्पॉसिबल टास्क था। पर हरमन के सामने अपनी जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, जिसके बाद हरमन भी अपनी बुक लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर आधी रात होने पर उसे ये समझ में आता है कि वो एक रात में तो बुक को कैसे भी कंप्लीट नहीं, बल्कि शैतान को याद करता है। कहते हैं कि हरमन ने उस रात लूसीफर को बुलाया और उससे बुक को कंप्लीट करने की रिक्वेस्ट की, और बदले में लूसीफर ने हरमन से उसकी आत्मा मांगी, जिसे एक्सचेंज करने के लिए हरमन रेडी हो गया। शैतान लूसीफर पूरी रात उस बुक को लिखता है और सुबह होने से पहले हरमन को वो बुक सौंप देता है, जिसके बदले वो हरमन की आत्मा लेता है और हरमन की भी मौत हो जाती है। सुबह जब हेड मॉन्क हरमन के पास पहुंचते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हरमन के सामने 160 पाउंड्स यानी करीब 72 किलोग्राम भारी एक किताब रखी हुई थी, जिसके पेज कागज के नहीं बल्कि गाय के बछड़े और डोंकी के स्किन के बने हुए थे। ये बुक करीब 33 इंचेस यानी कि 3 फुट लंबी थी, जिसमें जगह जगह पर खूबसूरत इलस्ट्रेशंस भी बनी हुई थी। अब इस बुक के अंदर क्या क्या मिस्ट्रीज छिपी हुई थी, ये जानने से पहले ज़रा इसकी जर्नी पर नज़र डालते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी दिलचस्प रही है। दोस्तों, कॉडेक्स गीगास में जो भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बताए गए हैं वो साल 1222 में आकर ख़त्म हो जाते हैं, जिससे ये अज्यूम किया जाता है कि ये इसी साल में लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि इसका ओरिजिन यहीं पर हुआ था। इसी सेम नोट में ये भी बताया गया है कि साल 1295 में पॉडलाजाइस मोनेस्ट्री ने इसे सेडलेक मोनेस्ट्री को दे दिया था, पर उसी साल ब्रेवनो मोनेस्ट्री ने उनसे इसे खरीद लिया। इसके बाद साल 1594 में एम्परर रुडोल्फ सेकंड, जो उस समय किंगडम बोहेमिया के राजा थे, उन्होंने मोनेस्ट्री की लाइब्रेरी से इसे पढ़ने के लिए लिया और फिर इसे अपने कलेक्शन में शामिल कर लिया। कहने का मतलब है कि रुडोल्फ सेकंड का इसे लौटाने का इरादा ही नहीं था। कहते हैं कि उन्हें इसके पेज नंबर 577 पर बना डेविल्स पोर्ट्रेट काफ़ी पसंद आ गया था। लेकिन आखिर कॉडेक्स गीगास में इस डरावने शैतान का पोर्ट्रेट क्यों है, और क्या इसे भी शैतान नहीं बनाया था? बलकुच सूर से इसकी माने तो इसे हरमन ने शैतान को शुक्रिया अदा करने के लिए बनाया था। खैर, एम्परर रुडोल्फ सेकंड ने इसे अपने कलेक्शन में शामिल किया और ये बुक उनकी कैपिटल प्राग में रही। कहते हैं कि रुडोल्फ सेकंड कॉडेक्स गीगास के कर्ज का शिकार हुए थे, जिसके कारण साल 1612 में उनकी छोटी भाई के द्वारा उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है और फिर उनकी मौत भी हो जाती है। हालांकि ये रुडोल्फ सेकंड की मौत के बाद भी कुछ साल और प्राग में ही रहती है, लेकिन फिर 1618 से 1648 के बीच यूरोप में 30 एयर्स वॉर होते हैं, जिसके अंत में स्वीडन के आर्मी इसे लूटकर अपने देश में ले आती है। साल 1649 में इसे स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश लाइब्रेरी में रख दिया जाता है, जो कि क्वीन क्रिस्टीना का पर्सनल कलेक्शन था। लेकिन क्वीन क्रिस्टीना भी इसके शाप का सामना करती है और 1654 में उन्हें भी सिंहासन से हटा दिया जाता है, जिसके बाद वो रोम चली जाती है। कहते हैं कि वो अपने साथ अपनी बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स का पूरा कलेक्शन लेकर गई थी, लेकिन कॉडेक्स गीगास को वहीं पर छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद साल 1697 में वो इंसिडा। लेकिन कॉडेक्स गीगास को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। साल 1868 के अंदर स्टॉकहोम में एक नया रॉयल पैलेस बनाया गया
और कोडेक्स गीगास के साथ पूरी लाइब्रेरी को वहां पर ट्रांसफर कर दिया गया। और फाइनली साल 1878 में स्टॉकहोम के अंदर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन की स्थापना हुई और कोडेक्स गीगास को वहां पर रख दिया गया। आज भी ये बुक इसी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के ट्रेजरी रूम में रखी हुई है और आप इसे देख भी सकते हो। हालांकि यहाँ आने वाले लोग इसे खोल ना सके, इसके लिए कोडेक्स गीगास एज नोन एज द डेविल्स बाइबल को एक क्लोज्ड कवर में रखा गया है। लेकिन आखिर इस किताब को डेविल्स बाइबल क्यों कहा जाता है और इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़्यादा मिस्टीरियस बनाता है? क्योंकि इसमें लाटिन लैंग्वेज की पूरी बाइबल लिखी हुई है, साथ ही साथ बाइबल और क्रिश्चियनिटी से जुड़े कई अकाउंट्स भी मिले हैं, पर लिखा इसे डेविल ने था, जिसकी झलक हमें इसके बाद के पेजेस में भी देखने को मिलते हैं, जहां हमें कई जादू टोने से रिलेटेड फार्मूला, भूत प्रेत बुलाने, गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी गई है। यही नहीं, इस किताब के एक पेज में ये नक्शा भी बना हुआ है जिसे स्वर्ग का नक्शा माना जाता है। इंटरेस्टिंगली, अगर आप इस फोटो को गौर से देखोगे तो स्वर्ग में किसी भी जीव को नहीं दिखाया गया है, जो कि काफ़ी डिस्टर्बिंग फैक्ट है। स्वर्ग के इस नक्शे वाले पेज के जब पहले के कुछ पेजेस में सिनफुल कन्फेशंस लिखी हुई हैं, जाने कि इनमें अपने गुनाहों के लिए माफ़ी मांगी गई है। ये टेक्स्ट बाकी की बुक से अलग है और इसे कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है। पूरे 5 पेजेस में हरमन ने अपने हर एक सिन को पूरी डिटेल में बताया है और उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। वही पेज नंबर 577 पर बना होगा डेविल्स पोर्ट्रेट भी अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। नाउ जनरली तो यही माना गया है कि हरमन ने इसे डेविल को अपनी मदद के लिए शुक्रिया अदा करने के मोटिव से बनाया होगा। हालांकि इसका एग्जैक्ट रीज़न क्लियर नहीं है। इस पोर्ट्रेट में डेविल ने जो कपड़ा पहना हुआ है उसे एरमाइनी लॉयन क्लॉथ कहते हैं और इसे सिर्फ रॉयल लोग ही पहनते हैं, जिसके कारण इस डेविल को प्रिंस और डार्कनेस के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो क्या इसे हरमन ने खुद लिखा था? दोस्तों, इस किताब के ज़्यादातर पेजेस को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और इस पर कई इलस्ट्रेशंस देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इस पर सारा टेक्स्ट कैलीग्राफी में लिखा गया है। अब देखो, उस समय प्रिंटिंग मशीन्स तो थी नहीं, यानी 630 पेजेस की इस किताब को पूरा हाथ से ही लिखा गया था। और ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि इसे एक इंसान में एक रात में लिखा गया? बस यही कारण है कि ना चाहते हुए भी एक्सपर्ट्स इस किताब के साथ जोड़ी जाने वाली डेविल की थेवी को नज़रअंदाज नहीं कर पाते। लेकिन भाई, क्या गारंटी है कि इसे एक ही रात में लिखा गया हो? क्या पता है हरमन इसे अपने पूरी जिंदगी से लिख रहा हो या फिर इसे काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर लिखा हो। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं कि इतनी बड़ी बुक को कोई एक इंसान तभी लिख सकता है जब वो लगातार 20 साल तक इस पर काम कर रहा हो। पर इस बुक में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन सारे मिथ्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। अगर आपकी हैंड राइटिंग और इंक दोनों ही बिल्कुल भी चेंज नहीं होती। अब अगर इसे काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर लिखा होता तो हैंड राइटिंग तो चेंज होना ऑब्वियस था, राइट? मतलब मैनी पर्सन्स थ्योरी तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाती है। पर अगर किसी इंसान ने इसे 20 से 25 सालों तक लिखा होगा तो एज और टाइम के साथ उसके हैंड राइटिंग तो ज़रूर बदली होगी। आप देखो, सिंपल सी बात है कि आपकी आज तो नहीं हो सकती। समय के साथ साथ एक इंसान के हैंड राइटिंग में थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस बुक में कोई भी एरर नहीं है। एक लेटर को लिखने का स्टाइल भी हर जगह एग्जैक्टली सेम है, जैसा कि हमें एक मॉडर्न प्रिंटेड बुक में नज़र आता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद ये शक और भी पुख्ता हो जाता है कि हू ना हो इसे किसी ईविल पावर नहीं लिखा है, क्योंकि इसे जिस तरह लिखा गया है ना, वो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के बाहर की बात है। कोडेक्स गीगास के बारे में एक और स्ट्रेंज फैक्ट ये भी है कि इसके शुरुआती पेज पर 2 हिब्रू लैंग्वेजेस के अल्फ़ाबेट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी की किताब पूरी तरह से लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है और इसमें हिब्रू का नामो निशान नहीं है। तो क्या ये बात उस दावे को प्रूफ नहीं करती कि बुक को लिखने की शुरुआत हरमन ने की थी, पर बाकी की बुक लूसीफर ने लिखी? खैर, कोडेक्स गीगास के साथ ऐसी कई सारी कहानियां भी हैं जो आपको हैरान कर देगी। साल 1858 में एक केयर टेकर काम करते रहते लाइब्रेरी के अंदर ही सो जाता है। वो उस लाइब्रेरी के अंदर ही रह जाता है और लाइब्रेरी को बंद कर रहा होता है। रात के समय जब उसकी नींद खुलती है तो लाइब्रेरी के अंदर उसने जो नज़ारा देखा वो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी था।
उसने देखा कि लाइब्रेरी के बुक्स शेल्फ से नीचे उतर रही है और हवा में उड़ती हुई डांस कर रही है। इसके बाद सारी बुक्स कोडेक्स गीगास को घेर लेती है और फिर कोडेक्स गीगास भी अपने कवर में से निकलकर इन बुक्स के साथ डांस करने लगती है। सुबह जब लाइब्रेरी के स्टाफ ने दरवाजा खोला तब वो केयर टेकर एक टेबल के नीचे छिपा हुआ था और डर के मारे कांप रहा था। उस दिन के बाद से उस केयर टेकर की मेंटल हेल्थ बिगड़ गई और इसे पागल खाने में एडमिट कराया गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि आज हम जिस कोडेक्स गीगास को देखते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, बल्कि इसके 10 पेज मिसिंग हैं। लेकिन आखिर ये गए कहाँ? कुछ लोग मानते हैं कि इन 10 पेज में कोई ना कोई गलती होगी जिसके कारण इसे बुक से अलग कर दिया गया था। कुछ लोग मानते हैं कि इन मिसिंग पेजेस को इसलिए अलग किया गया क्योंकि इसमें शैतान को बुलाने की प्रेयर्स लिखी हुई थी। बहुत से स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि इन मिसिंग पेजेस में बोहेमिया की बेनेडिक्टाइन मॉनेस्ट्री के रूल्स लिखे हुए थे। हालांकि इस बुक के पेजेस के साइज को देखते हुए नहीं लगता कि इतने सारे पेजेस सिर्फ मॉनेस्ट्री के रूल्स से भर सकते हैं। वहीं कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि साल 1697 में जब इस बुक को आग से बचाने के लिखा होगा। आप देखो, क्योंकि वो मिसिंग पेजेस आज हमारे पास नहीं है तो उनमें मौजूद इंफॉर्मेशन का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। पर स्ट्रेंज बात तो ये है कि अर्ली 13वीं शताब्दी से लेकर अभी तक इतने सालों में कोडेक्स गीगास में अपने कई ही ओनर्स बदले पर किसी ने भी इसे कॉपी करने की कोशिश नहीं की। हालांकि देखो, आज आप चाहो तो स्टॉकहोम की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन में इसे देख सकते हो और इंटरनेट पर आपको इसकी स्कैन्ड PDF भी आसानी से मिल जाएगी, जिसको आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो और इसकी मिस्ट्रीज को जान भी सकते हो। बस शर्त यह है कि आपको लैटिन लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या कोडेक्स गीगास को सच में डेविल ने लिखा होगा, या फिर इसे भी ज्यादा मिस्टीरियस कहानी जी भी है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखकर बताना। और दोस्तों, क्या आपने इससे पहले कोडेक्स गीगास के बारे में कभी सुना था? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।